शुंग और सातवाहन शासन काल में समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति। मौर्य वंश के पतन और गुप्त वंश के उत्थान के बीच की 5 शताब्दियों में बहुत राजनीतिक उथल पुथल हुई और अस्थिरता की स्थिति बनी रही, लेकिन इसी काल में साहित्य, विज्ञान, कला, स्थापत्य आदि क्षेत्रों में बहुत प्रगति हुई। मौर्य वंश के पतन और गुप्त वंश के उत्थान के बीच जो 5 शताब्दियां बीती, उनमें बहुत राजनीतिक उथल पुथल हुई और अस्थिरता की स्थिति बनी रही, लेकिन इसी अवधि में साहित्य, विज्ञान, कला, स्थापत्य आदि क्षेत्रों में बहुत प्रगति हुई। विज्ञान और कलाओं के क्षेत्र में कई नए मार्ग खुले, जिनसे भावी विकास को आधार मिला। इसके अतिरिक्त इस काल में विदेशों के साथ भी घनिष्ठ सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध थे। भारत को इन विदेशी संपर्कों से लाभ ही हुआ। भाषा और साहित्य। भाषा और साहित्य के क्षेत्र में इस अवधि में उत्तर और दक्षिण भारत दोनों क्षेत्रों में बहुविध साहित्यिक गतिविधियों का विकास हुआ। दक्षिण भारत में द्रविड़ भाषाओं और साहित्य ने उन्नति की। उत्तर में संस्कृत भाषा और साहित्य और प्राकृत के विभिन्न रूपों की, जिसका अपना एक अलग साहित्य है, प्रगति हुई। इस अवधि की सबसे अधिक उल्लेखनीय रचनाएं रामायण और महाभारत दो महान महाकाव्य हैं। कुछ धर्मशास्त्रों की रचना भी इसी काल में हुई थी। स्मृतियों ने पिछले 2000 वर्षों में हिंदुओं के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इन स्मृतियों में धार्मिक कर्तव्य, व्यवहार, विधि, कानून और सामाजिक रीति रिवाज निर्धारित किए गए हैं। सामान्य रूप से स्मृतियों को धर्मसूत्रों का ही विस्तारित और तत्कालीन संस्करण माना जा सकता है। इन धर्मसूत्रों की रचना 6ठी शताब्दी ईपू से 3री शताब्दी ईपू तक की अवधि में हुई थी। स्मृतियों की रचना इसके लगभग तत्काल पश्चात शुरू हुई और लगभग 800 वर्षों तक अथवा इससे भी अधिक समय तक चलती रही। मानव धर्मशास्त्र अथवा मनुस्मृति न केवल इस कोटि की प्राचीनतम रचना है, बल्कि सबसे अधिक सुपरिचित कृति भी है, जिसका समूचे भारत भर में आज भी वर्चस्व बना हुआ है। इसकी रचना ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी के आसपास हुई थी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण स्मृतियां हैं नारद स्मृति, विष्णु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, बृहस्पति स्मृति और कात्यायन स्मृति। ये तत्कालीन समाज के कानूनों और सामाजिक रीति रिवाजों के बारे में जानने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण स्रोत हैं। ये स्मृतियां दैवी मूल की रचनाएं घोषित की गई थीं। व्याकरण के क्षेत्र में सर्वाधिक असाधारण कृति, महाभाष्य की रचना पतंजलि द्वारा 2री शताब्दी ईपू में की गई थी। ये पाणिनि की अष्टाध्यायी की टीका है। पतंजलि के बाद संस्कृत व्याकरण की शिक्षा का केंद्र दक्कन में चला गया, जहां प्रथम शताब्दी ई में कातंत्र शाखा का विकास विस्तार हुआ। सर्ववर्मन ने कातंत्र व्याकरण की रचना की। सर्ववर्मन सातवाहन राजा हाल के राजदरबार का एक सुप्रतिष्ठित विद्वान था। ये कृति बड़ी संक्षिप्त और छोटी थी और इससे लगभग 6 महीनों के अंदर संस्कृत सीखने में सहायता मिलती थी। हाल ने प्राकृत में एक महान काव्य गाथा सप्तशती की रचना की। इस काल की एक महान साहित्यिक विभूति अश्वघोष था। वह न केवल एक नाट्य लेखक और कवि था, बल्कि एक महान बौद्ध दार्शनिक भी था। उसने सौंदर्यानंद, बुद्धचरित, विजयसूची और अन्य अनेक ग्रंथों की रचना की। बुद्धचरित गौतम बुद्ध की संपूर्ण जीवनी है, जो महाकाव्य के रूप में लिखी गई है। इस पुस्तक का संसार की अनेक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। अश्वघोष के नाटकों के कुछ भाग मध्य एशिया के तुर्फान नामक स्थान से प्राप्त हुए हैं। भासकृत स्वप्नवासुदत्ता इस काल का एक अन्य संस्कृत नाटक है। नृत्य और नाट्य कला को पाणिनि के समय तक संहिताबद्ध किया जा चुका था, जिसका उल्लेख कौटिल्य और पतंजलि द्वारा किया गया था।
कला के इन सभी आदि रूपों से नाट्यशास्त्र के विकास में योगदान मिला, जिसकी रचना भरत द्वारा की गई थी। इस काल की पाली भाषा की एक महत्वपूर्ण कृति मिलिंदपन है। इस पुस्तक में बौद्ध मत के सिद्धांतों की व्याख्या मिलिंद, जिसकी पहचान आमतौर पर भारतीय यूनानी राजा मिनेंडर के रूप में की जाती है, और उसके गुरु महान बौद्ध दार्शनिक नागसेन के बीच हुए वार्तालाप के रूप में की गई है। संगम साहित्य। तमिल दक्षिण भारत की बोलचाल और साहित्य की भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा है। इसके साहित्य के सबसे पहले के ज्ञात दौर को 3 संगमों अर्थात विद्वज्जनों की अकादमियों अथवा समितियों से जोड़ा जाता है। ये संगम पांड्य राजाओं के राज्यकाल फले फूले थे। प्रत्येक संगम में सुप्रतिष्ठित कवि और मेधावी विद्वान शामिल थे, जो उन्हें प्रस्तुत की गई रचनाओं में से सर्वोत्तम रचनाओं का चुनाव करते थे और उन पर अपनी स्वीकृति की मोहर लगाते थे। यह विश्वास किया जाता है कि इन सभाओं द्वारा तैयार साहित्य का संकलन 300 और 600 ई के बीच की अवधि में किया गया था। इस समूची साहित्य निधि में एतुतुटुके 8 संकलन संग्रह सबसे प्राचीन समझा जाता है, जिसकी रचना 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी तक की अवधि में हुई थी और शेष अधिकांश साहित्य का संकलन बाद में किया गया था। तिरुवल्लुवर रचित तिरुक्कुरल अथवा कुरल नामक ग्रंथ लघु उपदेशात्मक कविताओं में सर्वोत्तम माना जाता है और इसकी शिक्षाओं को तमिलों के लिए शाश्वत प्रेरणा और मार्गदर्शन का स्रोत समझा जाता है। शिल्पदिकारम और मणिमेखले तमिल भाषा के 2 महाकाव्य हैं, जिनका तमिल साहित्य में बहुत ऊंचा स्थान है और ये दक्षिण भारत के इतिहास को समझने के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सामाजिक स्थिति। इस काल में वर्णाश्रम व्यवस्था से समाज का नियमन होता था। समाज 4 वर्णों में बंटा था, अर्थात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इन वर्गों के कर्तव्यों, उनकी स्थिति और उनके व्यवसायों का वर्णन धर्मशास्त्रों में किया गया है। वर्ण व्यवस्था में सबसे अधिक महत्वपूर्ण घटना है मिश्रित संकर जातियों की संख्या में वृद्धि। मनुस्मृति के अनुसार विभिन्न मिश्रित संकर वर्णों की उत्पत्ति का कारण विभिन्न वर्णों के बीच विवाह होना है। इन्हें अनुलोम अर्थात उच्च वर्ण के पुरुष और निम्न वर्ण की नारी के बीच विवाह, अथवा प्रतिलोम अर्थात निचले वर्ण के पुरुष और ऊंचे वर्ण की नारी के बीच विवाह कहा जाता है। अनुलोम से जन्मे व्यक्ति की सामाजिक स्थिति प्रतिलोम से जन्मे व्यक्ति से ऊंची होती थी और वे अपने पिता के व्यवसाय का पालन करते थे। बौद्ध ग्रंथों और अन्य साक्ष्यों से इस बारे में संदेह की कोई गुंजाइश नहीं रहती कि तथाकथित संकर जातियों की उत्पत्ति वास्तव में भिन्न भिन्न कलाओं, शिल्पों और व्यवसायों वाले व्यक्तियों के संघों, श्रेणियों, गिल्डों जैसे संगठनों से हुई थी। ये सामान्य सिद्धांत है कि अंतरजातीय विवाहों के कारण संकर जातियों का जन्म हुआ, सही और सुविधाजनक प्रतीत होता है। बौद्ध ग्रंथों से भी यह प्रकट होता है कि उन दिनों जातियां कठोरतापूर्वक या अनन्य रूप से व्यवसायों के साथ नहीं जुड़ी हुई थीं। उनमें बताया गया है कि कोई क्षत्रिय यथास्थिति कुम्हार, टोकरी बनाने वाले शिल्पी, चिक बनाने वाले कारीगर, माली और रसोइये का काम करता था। एक सेठी, वैश्य, के बारे में उल्लेख है, जो दर्जी और कुम्हार का काम करता था और इन दोनों कार्यों से उसकी प्रतिष्ठा पर कोई आंच नहीं आती थी। हमने पढ़ा है कि शाक्य और कोल्य शाखा के क्षत्रिय अपने खेतों में हल चलाते थे। वासेत सुत में ब्राह्मणों द्वारा कृषकों, दस्तकारों, एक संदेशवाहकों, यज्ञकर्ताओं और भूमिपतियों के रूप में काम किए जाने का उल्लेख है। शिलाखंडों में ब्राह्मणों द्वारा विभिन्न व्यवसायों, जैसे चिकित्सकों, ओझाओं, स्थपतियों, कथावाचकों, पशुपालकों, कृषकों और इसी प्रकार के अन्य काम किए जाने का उल्लेख है। जातकों में ब्राह्मणों द्वारा खेती, पशुपालन, व्यापार, शिकार, बधाईगिरी,
बुनकरी, यात्री समूहों की रक्षा, बाण चलाना, वाहन चलाना और यहाँ तक कि सांपों को पकड़ना, पालना जैसे व्यवसाय किए जाने का उल्लेख है। जातकों में एक ब्राह्मण कृषक का उल्लेख एक परम पावन व्यक्ति और यहाँ तक कि बोधिसत्व के रूप में भी किया गया है। इस काल की एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना थी भारतीय यूनानियों, शकों, यवनों, कुशानों, पार्थियनों जैसे विदेशियों का क्रमिक रूप से भारतीय समाज में घुल मिल जाना। ये विदेशी भारत में विजेताओं के रूप में आए, लेकिन उन्होंने भारतीय संस्कृति और जीवन पद्धति को इतने पूर्ण रूप में अपना लिया कि उनकी अलग पहचान अथवा समाज के रूप में उनके अलग अस्तित्व का कोई चिन्ह शेष नहीं रहा। आश्रम, जिस प्रकार समाज 4 वर्णों में विभाजित था, वैसे ही व्यक्तियों के जीवन को 4 चरणों या अवस्थाओं में विभाजित किया गया था। यहाँ पर यह बता दिया जाए कि जीवन का इस प्रकार 4 भागों में विभाजन वैदिक काल से चला आ रहा है और धर्मसूत्रों में हमें इसका काफी विशद विवेचन मिलता है। व्यक्ति के जीवन की ये 4 अवस्थाएं या आश्रम हैं। ब्रह्मचर्य, इस आश्रम में यज्ञोपवीत धारण करने के पश्चात व्यक्ति अपने गुरु के घर में विद्यार्थी के रूप में ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता था। गृहस्थ, वेदों अथवा उनके किसी अंग में पारंगत होने के बाद व्यक्ति अपने माता पिता के घर लौटता था, विवाह करता था और गृहस्थ बनता था। एक गृहस्थ के बहुविध कर्तव्य बताए गए हैं, जो मोटे तौर पर इस प्रकार हैं। 1. यज्ञ, 2. अध्ययन, 3. दान, और गृहस्थ को अपने आप को 3 प्रकार के ऋणों से उऋण अथवा मुक्त करना होता था। देव ऋण को यज्ञ द्वारा, पितृ ऋण को संतानोत्पत्ति द्वारा और ऋषि ऋण को स्वाध्याय और धार्मिक जीवन द्वारा उतारा जाता था। वानप्रस्थ, जब व्यक्ति अपनी आयु के मध्य में पहुंच जाता था और पोते पोतियों को देख लेता था तो वह तपस्वी बनने के लिए वन में जाने के लिए गृह त्याग कर देता था। तपस्वी बनने के लिए यह आवश्यक था कि उसके पास अपने स्वामित्वाधीन कोई वस्तु न हो, वह वर्षाकाल में एक स्थान से दूसरे स्थान पर न जाए, केवल भिक्षा मांगने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाए, केवल अधोवस्त्र धारण करे अथवा तन ढकने के लिए सम्यक रूप से धुले हुए पुराने कपड़े पहने, किसी गांव में दूसरी रात न ठहरे और भोजन के प्रयोजन से बीजों को नष्ट न करे, जैसे मूसली से धान कूटकर, लेकिन भिक्षा के रूप में प्राप्त पके भोजन पर निर्भर रहे। संन्यास, संन्यास आश्रम में व्यक्ति ध्यान और तपश्चर्या द्वारा अपने आप को भौतिक सुखों से दूर रखता था। वानप्रस्थाश्रम में रहने के लिए बनाई गई अपनी कुटिया का त्याग करके आश्रयहीन घुमक्कड़ बन जाता था और इस प्रकार पार्थिव बंधनों को तोड़ देता था। ये चौथा आश्रम वह आश्रम है जिसमें व्यक्ति सच और झूठ, सुख और दुख, वेदों और इस संसार का त्याग कर देता है और इसके पश्चात केवल आत्मा की खोज में लीन हो जाता है। 4 आश्रमों की यह व्यवस्था व्यक्तियों को जीवन में ऐसे व्यवसाय चुनने के अवसर प्रदान करने के लिए तैयार की गई थी, जो उनकी बौद्धिक क्षमता और मानसिक प्रवृत्तियों अथवा रुचियों के सर्वाधिक अनुकूल हों। ये पुनर्तः आवश्यक नहीं था कि कोई व्यक्ति एक के बाद एक इन 4 आश्रमों का कड़ाई से पालन करे। इस विकल्प का चुनाव करना प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर छोड़ दिया गया था। परिवार में माता पिता, बच्चे, पोते पोतियां और दोहते दोहतियां, चाचा ताऊ और उनकी संतानें, नौकर चाकर आदि शामिल होते थे। पारिवारिक जीवन, समाज में संयुक्त परिवार प्रणाली का चलन था। व्यक्ति के स्थान पर परिवार को सामाजिक व्यवस्था की इकाई समझा जाता था। माता पिता और बड़े बूढ़ों की आज्ञा का पालन करना बच्चों का सर्वोच्च कर्तव्य माना जाता था। एक ही जाति के सदस्यों के बीच विवाह को भी प्राथमिकता दी जाती थी, हालांकि भिन्न भिन्न जातियों के बीच अंतर्विवाह का चलन था। एक ही गोत्र और प्रवर में विवाह करना प्रतिबंधित था।
धर्मशास्त्रों में 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है। ये हैं ब्रह्मा, देव, आर्ष, प्राजापत्य, असुर, गंधर्व, राक्षस और पैशाच। इनमें से अंतिम प्रकार के विवाह की सभी धर्मशास्त्रों में निंदा की गई है। नारियों को न केवल अच्छी शिक्षा प्राप्त होती थी, बल्कि समाज और परिवार में उनको सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। 2 श्रेणियों की छात्राओं का उल्लेख मिलता है, ब्रह्मवादी अथवा पवित्र ग्रंथों का आयु पर्यंत अध्ययन करने वाली महिलाएं और सद्योद्वाह, जो अपना विवाह होने तक विद्यार्जन करती थीं। उन्हें संगीत, नृत्य और चित्रकला जैसी ललित कलाओं का प्रशिक्षण भी प्राप्त होता था। मेगस्थनीज और कौटिल्य के वर्णनों से यह प्रकट होता है कि उनमें से कुछ सैनिक और प्रशासनिक प्रशिक्षण भी प्राप्त करती थीं। आदर्श विवाह वे होते थे, जिनमें कन्याओं के पिता और अभिभावक वर्ग का चुनाव उसकी योग्यताओं के आधार पर करते थे। महिलाओं को समाज में सम्मानजनक स्थान प्राप्त था। कई बार वे कला और विज्ञान की विभिन्न शाखाओं और प्रशासन के क्षेत्र में प्रसिद्धि के शिखर पर पहुंच जाती थी, जैसा कि उस काल के साहित्य से प्रकट होता है। यहाँ तक कि उस समय की वेश्याओं को जो सामाजिक स्थिति प्राप्त थी, वैसी स्थिति उन्हें संसार में अन्यत्र कहीं भी प्राप्त नहीं थी। उस काल के कई नाटकों की कथावस्तु वेश्याओं के इर्द गिर्द बनी हुई है। हमें सती प्रथा के बारे में भी उल्लेख मिलते हैं। परिवार की संपत्ति में सभी पुत्रों का समान भाग था। दुर्भाग्यवश बहुत से धर्मशास्त्र महिलाओं के उत्तराधिकार को स्वीकार नहीं करते, लेकिन याज्ञवल्क्य ने उत्तराधिकार के मामले में वरीयता सूची निर्धारित की है, जिसमें पुत्रों के तत्काल बाद पत्नी और पुत्रियों का स्थान है। यदि कोई भी पुत्र जीवित न हो तो पत्नी के उत्तराधिकार के अधिकार को अधिकतर प्राचीन भारतीय धर्मशास्त्रों द्वारा स्वीकार किया गया है। तथापि स्त्री को रत्नाभूषणों, वस्त्रों आदि के रूप में कुछ निजी संपत्ति, स्त्री धन, रखने की भी अनुमति थी। अर्थशास्त्र स्त्री को चांदी के 2000 पनों तक धन अपने कब्जे में रखने की अनुमति देता है, और इससे अधिक राशि उसके पति द्वारा उसकी ओर से न्यास के रूप में रखी जा सकती थी। धर्म। इस काल में नए नए विचारों का प्रस्फुटन हुआ, जिनके परिणामस्वरूप नई दार्शनिक विचार, धाराओं और धार्मिक संप्रदायों ने जन्म लिया, जिनसे समाज के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ और जो उस समय के सभी 4 प्रमुख धार्मिक संप्रदायों वैष्णव, शैव, बौद्ध और जैन संप्रदायों में दिखाई देते हैं। बौद्ध धर्म। सम्राट अशोक के राज्य में बौद्ध मत भारत का एक प्रमुख धर्म बन गया था। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से भारत में जो विदेशी आक्रमणकारी आए, वे बौद्ध धर्म की उदारता और सरलता के कारण उसके प्रति आकर्षित हुए और उन्होंने बहुत बड़ी संख्या में बौद्ध धर्म अपना लिया। यूनान का राजा मेनाडर इनमें से एक था, जिसका बौद्ध परंपराओं में राजा मिलिंद के रूप में उल्लेख है, लेकिन बौद्ध मत के विदेशी संरक्षकों में सबसे बड़ा नाम कनिष्क का है। बौद्ध जगत में उसकी ख्याति अशोक के बाद दूसरे स्थान पर आती है। उसके राज्यकाल में बौद्ध धर्म का विस्तार मध्य एशिया, चीन, दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम में हुआ। अशोक की भांति कनिष्क ने एक बौद्ध सभा का आयोजन किया। ये चौथी सभा थी जो कश्मीर में विसुमित्र और अशोघोष के संयुक्त सभापतित्व में आयोजित की गई थी। इस सभा के आयोजन के पश्चात बौद्ध धर्म 2 प्रमुख संप्रदायों, हीनयान और महायान में बंट गया। हीनयान में बौद्ध मत की पुरानी व्यवस्था और दर्शन का अनुसरण किया जाता रहा, जबकि महायान के अंतर्गत पुरानी व्यवस्था में कुछ नए तत्व शामिल किए गए। पुरानी व्यवस्था में जो नए तत्व शामिल किए गए थे, उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। इस धारणा में विश्वास करना कि बोधिसत्व वे व्यक्ति थे जो बुद्ध बनने की प्रक्रिया में थे, लेकिन अभी बुद्ध नहीं बने थे। अन्य प्रतीकों के स्थान पर मूर्ति के रूप में बुद्ध की विस्तृत कर्मकांड के साथ पूजा की जाने लगी। हीनयान मतावलंबियों के अनुसार
आकृति 17.1 सांची का महान स्तूप। बुद्ध एक महान गुरु थे, जबकि महायान संप्रदाय के अनुयायी उन्हें भगवान मानने लगे। हीनयान मत के अनुयायी व्यक्ति के मोक्ष को जीवन का लक्ष्य मानते थे, जबकि महायान मत के अनुयायी सभी प्राणियों की मुक्ति में विश्वास करते थे। संस्कृत को धार्मिक साहित्य की भाषा के रूप में अपना लिया गया और एक नया धर्मसूत्र विकसित किया गया जो पुराने धर्मसूत्र से कई मूलभूत बातों में भिन्न था। यह माना जाता है कि महायान दर्शन पद्धति के विकास में नागार्जुन का हाथ था, जो कनिष्क का समकालीन था। उसने बौद्ध दर्शन की माध्यमिक विचार पद्धति का प्रतिपादन किया, जिसे आम भाषा में शून्यवाद कहा जाता है। जैन धर्म। इस काल में बौद्ध मत के साथ साथ जैन मत का भी प्रसार हुआ और उसे राजाओं और धनी व्यक्तियों का संरक्षण प्राप्त था। जैन मुनियों के समूहों ने देश के विभिन्न भागों में रहना शुरू कर दिया। एक समूह मगध से पश्चिम की ओर गया और सौराष्ट्र में जाकर बस गया, जबकि दूसरा समूह कलिंग में जाकर बसा, जहां उसे राजा खारवेल का राजकीय संरक्षण प्राप्त हुआ। दक्षिण भारत में उनकी अधिक संख्या कर्नाटक और तमिलनाडु में थी। आधुनिक कर्नाटक का श्रवणबेलगोला नामक स्थान जैन धर्म का महान केंद्र बन गया। विभाजन के बावजूद जैन समुदाय जैन धर्म की मूल शिक्षाओं और विचारधारा के प्रति अधिक निष्ठावान बने रहे और इसीलिए इसके मतावलंबियों की संख्या काफी हद तक स्थिर बनी रही है। वैदिक धर्म। इन सभी शताब्दियों के दौरान वैदिक धर्म अपरिवर्तित नहीं बना रहा। कुछ वैदिक देवता चुपचाप विस्मृति के गर्त में खो गए और कुछ का नए विशेषणों के साथ नए देवों के रूप में पुनर्जन्म हुआ। यह वह समय था जब वैदिक धर्म ने वह रूप धारण किया जिसे आज हिंदू धर्म कहा जाता है। यह नया धार्मिक विकास उपनिषदों में वर्णित परमात्मा अथवा विश्वात्मा की संकल्पना वाले दर्शन पर आधारित था। इस संकल्पना से इस काल में देवत्रयी अर्थात देवों की त्रिमूर्ति का विचार विकसित हुआ। ये देव थे सृजनकर्ता के रूप में ब्रह्मा, पालनकर्ता के रूप में विष्णु और विनाशकर्ता के रूप में शिव, जिन्हें रुद्र अथवा महेश भी कहा जाता है, एक जो अंततः सृष्टि का नाश करते हैं जब ये पापमय हो जाती है। इन तीनों देवों में से विष्णु और शिव के संप्रदाय, जो कभी कभी शक्ति संप्रदाय के साथ जुड़ जाता है, अधिक लोकप्रिय हुए। वैष्णव धर्म का एक रूप भागवत धर्म है। भागवत धर्म के सर्वोच्च आराध्य देव वासुदेव कृष्ण थे, जो देवकी के पुत्र और वृष्णि वंश के थे। जैसा कि शिलालेखों से पता चलता है, दूसरी शताब्दी ईपू तक इस नए संप्रदाय का प्रसार काफी बड़े क्षेत्र में हो गया था। बेसनगर, जिला विदिशा, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध शिलालेख में इस बात का उल्लेख है कि यूनान के राजा एंटियालकिडास का राजदूत हिलियोडोरस अपने आप को भागवत कहता था और उसने बेसनगर में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ध्वज की स्थापना की। इससे यह प्रकट होता है कि बौद्ध मत की तरह भागवत धर्म भी इतना लोकप्रिय था कि विदेशी उसकी ओर आकर्षित होते। भागवत मत के दर्शन का वर्णन भगवद गीता में किया गया है। भागवत संप्रदाय से संबंधित अन्य शिलालेख घोसुंडी, राजस्थान, मथुरा, उत्तर प्रदेश और नासिक, महाराष्ट्र में प्राप्त हुए हैं। शैव मत वैदिक देवता रुद्र से और हड़प्पा काल के पशुपति नामक देवता से विकसित हुआ प्रतीत होता है। शिव की पूजा में बहुत से प्रजनन संबंधी उपासना के प्रतीक जैसे लिंग और नंदी आदि शामिल थे और यह मत शाक्त मत से भी जुड़ा हुआ था। शैवों की उपासना पद्धति की सर्वाधिक सामान्य वस्तु लिंग है, जिसके आरंभक उदाहरण हड़प्पा काल में पाए गए हैं। शैव मत का एक महत्वपूर्ण संप्रदाय पाशुपत संप्रदाय था, जिसकी स्थापना लगभग दूसरी शताब्दी ईपू में लकुलीन अथवा लकुलीश द्वारा की गई थी। शैव मत ने भी विदेशियों को आकर्षित किया।
कुषाण वंश का दूसरा राजा वेमकडफाइसिस शैव था। उसके कुछ सिक्कों के पृष्ठभाग पर लंबे त्रिशूल और बैल के साथ शिव की आकृति है और सिक्के पर उसका उल्लेख शिव भक्त के रूप में किया गया है। इस काल में वैष्णव और शैव मत के अतिरिक्त जो अन्य छोटे मोटे संप्रदाय लोकप्रिय हुए, उनका संबंध शक्ति, गणपति, स्कंद और सूर्य आदि से था। इन सभी संप्रदायों का विशेष पहलू ये था कि इनमें कर्मकांड पर बल दिए जाने के स्थान पर धीरे धीरे इस विचार पर अधिक बल दिया जाने लगा कि भगवान और भक्त के बीच संपूर्ण वैयक्तिक संबंध स्थापित करना संभव है। यह एक ऐसा संबंध था जिसमें भगवान अपने भक्त पर अपनी कृपा कर सकता था और भक्ति की मात्रा अलग अलग व्यक्तियों में भिन्न भिन्न होती थी। व्यक्तिगत भक्ति के इस विचार को बाद में उत्तरवर्ती हिंदू धर्म की गतिशील शक्ति बनना था। आकृति 17.2 विदिशा के पास हेलियोडोरस का बेसनगर स्तंभ। ईसा की पहली शताब्दी में पश्चिम के व्यापारियों के साथ भारत में ईसाई धर्म का प्रवेश हुआ। ईसाई धर्म के आगमन को संत थॉमस के उपाख्यान से जोड़ा जाता है। एडिसा के कैथोलिक चर्च के अनुसार संत थॉमस धर्म प्रचार के लिए 2 बार भारत आए। आर्थिक स्थिति। इस काल में कृषि, उद्योग और व्यापार क्षेत्रों में चहुमुखी विकास हुआ। कृषि अधिकांश लोगों का मुख्य व्यवसाय था। ग्राम के बाहर ग्राम की खेती योग्य भूमि ग्राम क्षेत्र होती थी और पक्षियों तथा पशुओं जैसे नाशक प्राणियों से बचाने के लिए उसे बड़ा द्वारा सुरक्षित बनाया जाता था और पहरेदारों द्वारा उसकी रक्षा की जाती थी। भूमि पर अलग अलग व्यक्तियों का स्वामित्व होता था और राज्य का भी। कई बार जोत की भूमि का क्षेत्र बहुत बड़ा अर्थात 1000 एकड़ तक होता था। आमतौर पर जोत की भूमि छोटे आकार की होती थी, ताकि अलग अलग परिवार उस पर खेती कर सकें। ग्राम की खेती योग्य भूमि के बाद पशुओं को चराने के लिए सांझी गोचर भूमि होती थी और कुछ गोचर भूमि राज्य के पास भी होती थी। कौटिल्य ने ग्राम योजना की संपूर्ण व्यवस्था का विवरण दिया है। गांव की भूमि को खेती की भूमि, खेती न की जाने वाली भूमि, उपवनों, वनों, गोचर भूमि, चरागाहों आदि के रूप में विभाजित किया जाता था। फसलों में विभिन्न किस्मों के चावल, मोटे अनाज, तिल, केसर, दालें, गेहूं, अलसी, गन्ने, सरसों की फसलें शामिल थीं और इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार की सब्जियां और फल उगाए जाते थे। गांव की सीमा पर सामान्यतया एक जंगल होता था। गांवों में बढ़ई, कुम्हार, लोहार, नाई, रिस्से बनाने वाले धोबी आदि कारीगर होते थे। इस काल में व्यापार और उद्योग में असाधारण प्रगति हुई। कलाओं, शिल्पों और व्यवसायों की बहुत बड़ी संख्या का उल्लेख न केवल साहित्य और शिलालेखों में किया गया है, अपितु मूर्तियों में भी उनका दर्शन होता है। साहित्य में 18 प्रकार के व्यवसाय संघों, गिल्ड का उल्लेख किया गया है। ये व्यवसाय संघ अर्थव्यवस्था की एक महत्वपूर्ण संस्था बन गए। ये व्यवसाय संघ कार्य के सुनिर्धारित नियमों को कार्यान्वित करते थे और आकृति 17.3 सांची स्तूप का प्रवेश द्वार। तैयार उत्पादों की गुणवत्ता और उनकी कीमतों को नियंत्रित करते थे, ताकि शिल्पियों और ग्राहकों दोनों के हितों की रक्षा की जा सके। व्यवसाय संघों के सदस्यों के व्यवहार को व्यवसाय संघ संबंधी न्यायालयों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। ये व्यवसाय संघ बैंकर, पूंजी प्रदाता और न्यासी के रूप में भी काम करते थे। इन कार्यों का निष्पादन एक अलग श्रेणी के व्यापारियों द्वारा किया जाता था, जिन्हें उत्तर भारत में श्रेष्ठ और दक्षिण भारत में चैटी या सेठी कहा जाता था। ये व्यवसाय संघ परोपकारपूर्ण और कल्याणकारी कार्य भी करते थे, जैसे विदिशा में हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पियों के संघ ने सांची में स्थित स्तूपों के प्रवेश द्वारों और स्तूपों के चारों ओर के जंगले पर पत्थर की मूर्तियों को उत्कीर्ण कराया था।
खनन और धातु उद्योग बहुत महत्वपूर्ण उद्योग बन गए थे। शहरों में विभिन्न वस्तुओं के लिए मंडियां और बाजार स्थापित किए गए थे। शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं की मंडियां शहरों के बाहर उनके दरवाजों के निकट स्थापित की गई थीं। सोने और अन्य वस्तुओं की प्रतिभूति के आधार पर ऋण दिए जाते थे। लाभकारी दरों वाले ब्याज पर धन उधार दिया जाता था और दरों का हर वर्ष नवीकरण किया जाता था। नासिक गुफा शिलालेख में व्यवसाय संघों के पास जमा कराए गए धन पर दिए जाने वाले ब्याज की दरों का उल्लेख किया गया है। ब्याज की सामान्य दर 12% से 15% प्रतिवर्ष के बीच होती थी। व्यापार उद्योग की स्वाभाविक परिणति होता है और यह औद्योगिक उत्पादों के वितरण का मुख्य माध्यम है। मौर्य काल से भारत के अधिकतर भागों में आंतरिक और विदेशी दोनों प्रकार का व्यापार जोरदार ढंग से होता था। देश के सभी आंतरिक शहर और पत्तन एक सुनियोजित और बढ़िया तरीके से गुंथी हुई सड़क प्रणाली के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए थे। बहुत से आधुनिक राष्ट्रीय मार्गों का विकास इसी काल में हुआ था। इनमें ग्रांड ट्रंक रोड भी शामिल थी, जो उत्तरापथ का भाग थी और जिसे बाद में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा विकसित किया गया था। इसी सड़क का बाद में शेरशाह सूरी द्वारा और आगे विकास तथा रखरखाव किया गया। पहली शताब्दी में मानसूनी हवाओं की खोज से भारत के पश्चिमी पत्तनों और मिस्र के सिकंदरिया, अलेक्जेंड्रिया पत्तन के बीच के फासले को कम करने में सहायता मिली। मानसूनी हवाओं की सहायता से इस सारे फासले को लगभग 40 दिनों के अंदर तय किया जा सकता था। समुद्री मार्ग और स्थल मार्ग द्वारा। आकृति 17.4 कार्ले की चैत्य गुफा, जिसे आमतौर पर सिल्क मार्ग कहा जाता है, रोम के साथ भारत के व्यापार में विपुल वृद्धि हुई। इस मार्ग ने विश्व को चीन से रोम तक जोड़ दिया और न केवल व्यापारिक वस्तुओं, बल्कि संस्कृति, विचारों और धर्म आदि के आदान प्रदान के वाहक के रूप में भी काम किया। जहाँ तक व्यापारिक वस्तुओं का संबंध है, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी के लेखक प्लिनी, टोलमी आदि जैसे रोमन इतिहासकारों के विवरणों में और तमिल तथा संस्कृत दोनों भाषाओं के भारतीय साहित्य में व्यापारिक प्रतिष्ठानों और व्यापार की वस्तुओं, जैसे भारतीय मसालों, चंदन की लकड़ी और अन्य प्रकार की लकड़ियों, मोतियों, विभिन्न प्रकार के कपड़े, समुद्री उत्पादों, धातुओं, उपरत्नों और पशुओं का उल्लेख मिलता है। अरिकोमेट एक महत्वपूर्ण रोमन बस्ती और व्यापारिक केंद्र था। यह एक बंदरगाह के निकट स्थित था और इसकी खुदाई 1945 में हुई थी। रोमन लोग वस्तुओं की कीमत की अदायगी मुख्य रूप से सोने की मुद्रा में करते थे। दक्कन तथा दक्षिण भारत में मिले रोमन सिक्कों के भारी भंडार से पता चलता है कि इस व्यापार की मात्रा कितनी अधिक थी और यह व्यापार भारत के लिए कितना लाभकारी था। रोमन इतिहासकार प्लिनी को इस बात का बड़ा खेद था कि भारत के साथ होने वाले व्यापार से रोम के खजाने पर भारी बोझ पड़ता था, जब हर वर्ष विलास वस्तुओं के लिए रोम की लगभग 55 करोड़ सेस्टेस भारत को अदा करने पड़ते। इस संपर्क का एक स्थायी परिणाम ये काल की विभिन्न रचनाओं में भारत के बारे में काफी विस्तृत वर्णन किए गए हैं। रोम और पश्चिम के साथ व्यापार और संपर्क भारत के लिए वाणिज्य और व्यापार करने का एकमेव मार्ग नहीं था। इस काल में भारत और चीन के बीच के संबंधों में प्रगति हुई तथा दक्षिण पूर्वी एशिया में भारतीय संस्कृति का प्रवेश हुआ। इस काल के साहित्य में दक्षिण पूर्व एशिया के लिए सुवर्णभूमि शब्द का प्रयोग किया गया है। कला और स्थापत्य। तक्षशिला, शाकल, भीटा, कौशाम्बी, अहिच्छत्र, पाटलिपुत्र, नागार्जुनकोंडा, अमरावती, कावेरीपट्टनम की खुदाई से और साहित्य में इनमें से कुछ नगरों के वर्णन से पता चलता है कि ये नगर योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए थे और दीवारों तथा खयों के द्वारा इन्हें सुरक्षित बनाया गया था। ऊंचे ऊंचे मीनारों वाले सुंदर और बड़े बड़े प्रवेश द्वार निर्मित किए गए थे।
मकान बड़े और सुंदर होते थे। स्थापत्य के क्षेत्र में नए नए कार्य किए गए। कुछ विद्वानों का विचार है कि शुंग काल बौद्ध धर्म के विरुद्ध ब्राह्मणवाद की प्रतिक्रिया का द्योतक है, लेकिन कला और स्थापत्य के क्षेत्र की गतिविधियों से पता चलता है कि स्थिति इसके बिल्कुल विपरीत थी। सांची, अमरावती, भरहुता और सारनाथ कला और स्थापत्य कला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं, जो इस काल में फली फूली। स्तूप एक अर्धगोलाकार गुंबद अथवा टीला होता है, जो स्वयं बुद्ध अथवा किसी पावन भिक्षु के अवशेषों अथवा किसी पवित्र ग्रंथ के ऊपर निर्मित होता है। अवशेष स्तूप के आधार के केंद्र में एक छोटे कक्ष में एक पेटिका में रखे जाते हैं। स्तूप में बाड़े अथवा जंगले से सुरक्षित एक पथ होता है जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं। जंगले में 4 प्रमुख स्थलों पर प्रवेश द्वारों के लिए स्थान खुला होता है। प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में निर्मित सांची के स्तूप के 4 प्रवेश द्वार अत्यंत कलात्मक हैं और उनके एक एक इंच स्थान का उपयोग नक्काशी के लिए किया गया है, और वे भारत की कला और स्थापत्य के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। इनमें से एक प्रवेश द्वार विदिशा के हाथी दांत का काम करने वाले शिल्पियों के व्यवसाय संघ द्वारा दान स्वरूप दिया गया था। स्थापत्य कला के एक अन्य रूप का परिचय शैलकृत गुफाओं से मिलता है। ये गुफाएं 2 प्रकार की हैं। स्तूप और पूजा कक्ष वाली गुफा को चैत्य कहा जाता है और मठ वाली गुफा को विहार कहा जाता है। कार की प्रसिद्ध गुफा का ढांचा बड़ा पेचीदा है और यह सारी शैलकृत है, यानी चट्टानों को काटकर बनाई गई है। इनमें से कुछ गुफाओं की छत पर लकड़ी की खपच्चियों वाले ढोल की शक्ल के प्रकोष्ठ। आकृति 17.5 अमरावती स्तूप की अनुकृति होती है। इससे पत्थरों में लकड़ी के निर्माण के प्रभाव का संकेत मिलता है। मूर्ति कला। मौर्य काल के बाद का समय एक ऐसा समय था जब मूर्ति निर्माण के क्षेत्र में बहुत काम हुआ। भरहुता, सांची, बोध गया, मथुरा, अमरावती, गांधार कलात्मक गतिविधियों के महत्वपूर्ण केंद्र बन गए थे। मथुरा और गांधार शैलियां कुषाण काल में खूब फली फूली। मथुरा शैली को ये गौरव प्राप्त है कि बुद्ध की पहली मूर्ति का निर्माण इसी शैली में हुआ। मथुरा ने मूर्तियों के और भी बहुत से बढ़िया नमूने तैयार किए, जिनमें ब्राह्मण, जैन और बौद्ध धर्म के देवताओं की मूर्तियां, यक्षों और यक्षिणियों की आत्मकद मूर्तियां और राजाओं की प्रतिमाएं भी शामिल हैं। पश्चिमोत्तर प्रदेशों में कला का मिश्रित भारतीय यूनानी रूप विकसित हुआ, जिसमें यद्यपि विषय वस्तु भारतीय होती थी, लेकिन उसके निरूपण पर पश्चिमी कला का भारी प्रभाव दिखाई देता है। इसे साधारण रूप से गांधार कला शैली कहा जाता है। गांधार कला शैली में लगभग अनन्य रूप से बौद्ध विषय वस्तु का ही प्रस्तुतिकरण किया गया है। गजकारी, स्टूको, गांधार कला में एक लोकप्रिय माध्यम था और अफगानिस्तान के विहारों को बहुत बड़ी संख्या में गजकारी वाली मूर्तियों से सजाया गया था। गांधार शैली के कलाकारों ने बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में विभिन्न आकार की मूर्तियां बनाईं। बामियान में उपलब्ध बुद्ध की विशाल प्रतिमाएं गांधार कला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। 1. आकृति 17.6 बुद्ध की प्रतिमा, मथुरा से। 17.7 जैन तीर्थंकर की प्रतिमा, मथुरा से। आकृति 17.8 उपवासी बुद्ध की प्रतिमा, गांधार से। पकी मिट्टी की वस्तुएं बनाने की कला, टेराकोटा आर्ट, भी इस काल में फली फूली। इन वस्तुओं के निर्माण के सबसे बड़े केंद्र अहिच्छत्र, मथुरा, कौशाम्बी, भीटा, राजघाट, पाटलिपुत्र, ताम्रलिप्ति, महास्थान आदि थे। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। बांधों और सिंचाई संबंधी निर्माण कार्यों के अवशेषों से इंजीनियरी संबंधी कौशलों का परिचय प्राप्त होता है। इसका प्रसिद्ध उदाहरण है चंद्रगुप्त मौर्य के राज्यकाल में निर्मित बांध, जिसकी मरम्मत शक राजा रुद्रदामन द्वारा कराई गई थी।
एक सबसे अधिक उल्लेखनीय ढांचा जो श्रृंगवीरपुर की खुदाई में प्राप्त हुआ है, 4 तालाबों का संकुल है। इससे तत्कालीन जल वैज्ञानिक इंजीनियरी के काफी उन्नत स्तर का पता चलता है। ये तालाब लाखों ईंटों से बनाए गए हैं। इनमें एक नहर के जरिए गंगा नदी से पानी लाया जाता था। इस जल संकुल की लंबाई लगभग 2.50 मीटर और चौड़ाई 38 मीटर है। इसमें लगभग 80 लाख लीटर पानी आ सकता था। इमारत के निर्माण और नगर आयोजन में रेखागणित का उपयोग स्पष्ट दिखाई देता है। खगोल विज्ञान के क्षेत्र में भारतीय खगोल शास्त्रियों ने सूर्य, चंद्र, 5 ग्रहों और 2 पातों राहु और केतु की परिक्रमण अवधि की गणना करके गांव का इलाका, प्रतिधारक दीवार, जलाशय व नहर का प्रवेश मार्ग, प्रतिधारक दीवार, प्रतिधारक दीवार, जन्माशय था, नहर, मीरिया, जलाशय, ए, पक्की दाल, गंगा नदी, -250 मीटर। आकृति 17.9 श्रृंगवीरपुर से उत्खनित जलाशय का नक्शा। आकृति 17.10 श्रृंगवीरपुर के जलाशयों में से एक का उत्खनित दृश्य। अशुद्ध मानों वैल्यूज को संशोधित करने और सही मान अपनाने के बाद अपेक्षाकृत बहुत अधिक विस्तृत खगोलीय प्रणाली विकसित की थी। ग्रहणों का भी सही पूर्वानुमान किया था। वारामिहिर ने अपनी पुस्तक पंचसिद्धांतिका में इन सभी तथ्यों का वर्णन किया है। इस पुस्तक में वारामिहिर के समय में विद्यमान खगोल विज्ञान की 5 शाखाओं का सारांश दिया गया है। भारतीय चिकित्सा पद्धति ने इस काल में उल्लेखनीय प्रगति की। ये शरीर के 3 तत्वों वात, पित्त और कफ के सिद्धांत पर आधारित थी। इन तीनों के सही संतुलन से शरीर स्वस्थता को प्राप्त करता है। शल्य चिकित्सा के उपकरणों में साधारणतः 25 किस्मों के चाकू और सुइयां, 30 किस्मों की सलाइयां और पट्टी करने आदि की 26 वस्तुएं शामिल थीं। आयुर्वेद का मूल अथर्ववेद में है। इस काल में चिकित्सा तक्षशिला और वाराणसी जैसे शिक्षा केंद्रों में अध्ययन का नियमित विषय बन गई थी। वाराणसी स्थित विद्यालय को शल्य चिकित्सा में विशेषज्ञता प्राप्त थी। सुश्रुत संहिता शल्य चिकित्सा का एक विश्वकोश है, जिसका संकलन महान शल्य चिकित्सक सुश्रुत द्वारा किया गया था। तक्षशिला में आत्रेय के शिष्यों द्वारा उसकी शिक्षाओं को इकट्ठा किया गया, जिसका संकलन चरक ने चरक संहिता के रूप में किया। चरक और सुश्रुत कुषाण शासक कनिष्क के समकालीन थे। चरक और सुश्रुत की संहिताएं विभिन्न भाषाओं में अनुदित होकर दूर दूर तक मंचूरिया, चीन और मध्य एशिया में पहुंची। इस बात के साक्ष्य हैं कि भारतीय जड़ी बूटियों और औषधीय पौधों की जानकारी यूनानियों और रोमनों के माध्यम से पाश्चात्य जगत तक पहुंच गई थी। थियोफ्रस्ट्स ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स में भारत की विभिन्न जड़ी बूटियों के चिकित्सकीय उपयोग के बारे में ब्यौरा दिया है। ईसा की 8वीं शताब्दी में चरक और सुश्रुत संहिताओं का अरबी भाषा में जो अनुवाद हुआ, उसका प्रभाव मध्य युग में यूरोपीय और पश्चिमी एशियाई चिकित्सा पद्धतियों पर पड़ा। ईसाई युग की शुरुआत के समय तक तांबे, लोहे, इस्पात, पीतल और उनकी मिश्र धातुओं का उत्पादन बड़े पैमाने पर होने लगा था। सोने और चांदी के सिक्कों की बहुत बड़ी संख्या से धातु की विशुद्धता और उस काल की कारीगरी का पता चलता है। भारत और बाहरी संसार के साथ उसके संबंध जैसा कि आप पहले पढ़ चुके हैं, भारत ने हड़प्पा काल में ही विदेशों के साथ अपने संपर्क स्थापित कर लिए थे, जो आगे भी बराबर जारी रहे। हड़प्पा और मेसोपोटामिया के शहरों में हुई खुदाई से ऐसी सामग्री और अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिनसे स्पष्ट रूप से यह सिद्ध होता है कि इन दोनों के बीच व्यापारिक संबंध थे। 14वीं शताब्दी ईपू के बोगासकोई के शिलालेखों में इंद्र, मित्र,
वरुण और जुड़वा नासत्यों जैसे देवताओं के नामों, भारतीय मूल के अंकों और अन्य शब्दों का उल्लेख है, जिनसे परस्पर घनिष्ठ संबंध होने का पता चलता है। 6ठी शताब्दी ईपू में फारसी साम्राज्य का उदय होने पर भारत और पश्चिम के बीच नियमित संबंधों की नींव रखी गई। फारस के लोगों ने डेरियस प्रथम के अधीन अफगानिस्तान से भूमध्य सागर तक के विशाल भूभाग का एकीकरण किया। उस पर ठीक से अपना नियंत्रण कायम रखने के लिए उन्होंने सड़क और डाक व्यवस्था स्थापित की और संचार के अन्य साधन बनाए तथा उनके द्वारा भारत के साथ अपने संबंधों को सुदृढ़ किया, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार और विचारों के आदान प्रदान की प्रोत्साहन मिला। 4ठी शताब्दी ईपू के अंतिम चतुर्थांश में सिकंदर द्वारा किए गए आक्रमण से इस संपर्क में एक नया आयाम जुड़ गया। सिकंदर भारत के पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्रों तक आया और उसने अपने रास्ते में यूनानी लोगों के अन्य शहरों और बस्तियों की स्थापना की। मिस्र में सिकंदरिया, अलेक्जेंड्रिया का शहर पूर्व और पश्चिम के बीच संपर्क का एक महान केंद्र बन गया। मौर्य वंश के प्रथम 3 शासकों, अर्थात चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक ने पश्चिम के यूनानी राज्यों के साथ घनिष्ठ संबंध स्थापित किए। हमारे पास चंद्रगुप्त मौर्य और सीरिया के यूनानी राजा सेल्यूकस के बीच वैवाहिक संबंध स्थापित होने के प्रमाण हैं। मैक्सथनीज और डायमेकस मौर्य राजाओं के दरबार में सेल्यूसिड राजाओं के राजदूत के रूप में कार्य करते थे। डायोनीसियस मौर्य राजदरबार में मिस्र के राजा टोलेमी फिलाडेफिस का राजदूत था। भारत और पश्चिम के बीच स्थापित राजनयिक संबंधों का अशोक के 13वें शिलालेख में भी उल्लेख है, जिसमें 5 यूनानी राजाओं का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है और ये दावा किया गया है कि अशोक के धर्म प्रचारकों के क्रियाकलापों के कारण उसके धर्म का प्रचार इन देशों में हुआ। इस वाणिज्यिक और राजनीतिक संपर्क का एक महत्वपूर्ण परिणाम ये हुआ कि भारत और पश्चिमी देशों के अधिकाधिक लोग एक दूसरे के देशों में जाने लगे। इन संपर्कों और संबंधों को स्ट्रैबो की पुस्तक जियोग्राफी, एरियन की पुस्तक इंडिका, ज्येष्ठ प्लिनी की पुस्तक नेचुरल हिस्ट्री, पेरिप्लस ऑफ एरिट्रियन सी और टोलेमी की पुस्तक जियोग्राफी में अभिलेखबद्ध किया गया है। भारत को संसार में तब तक एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हो चुका था, जैसा कि यूनानी, रोमन जानते थे। बहुत से भारतीय नरेशों ने अपने राजदूत रोम भेजे थे। सर्वाधिक सुविदित राजदूत लगभग 25 ईपू में रोम भेजा गया। उसे रोम पहुंचने में लगभग 4 वर्ष लगे। उसने रोमन राजा आगस्टस को पशु और अन्य उपहार भेंट किए। भारतीय कला और मिको में यूनानी संस्कृति के प्रभाव चिन्ह दिखाई देते हैं। गांधार कला शैली और भारतीय यूनानी तथा कुषाण राजाओं के सिक्के इसके सर्वोत्तम उदाहरण हैं। धर्म के क्षेत्र में दोनों ने एक दूसरे को प्रभावित किया, जैसा कि यूनानी, रोमन संसार में हुए दार्शनिक विकास से झलकता है। इन वाणिज्यिक और सांस्कृतिक संपर्कों के द्वारा ईसाई धर्म प्रथम शताब्दी तक भारत पहुंच गया था। भारतीय धर्म, जैसे भागवत धर्म, शैव धर्म और बौद्ध धर्म ने विदेशियों को प्रभावित किया। कुषाण, शक, भारतीय यूनानी, पार्थियन वंश के लोगों और राजाओं ने भारतीय धर्म और संस्कृति को अपना लिया तथा भारतीय समाज के अंग बन गए। इस काल में भारत और मध्य एशिया, चीन और पूर्वी एशिया के बीच भी सांस्कृतिक संपर्क बनने शुरू हुए। इन पर अगले अध्याय में विस्तार पूर्वक चर्चा की गई है।